नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अब तो गुड न्यूज़ आ गई है सीमा पार से हम दोनों के लिए। हमने बड़ी बातें की थी जब अंजू गई थी पाकिस्तान। अब अंजू 4-5 महीने बाद स्वदेश लौट आई हैं। पता नहीं मैं इसे उनका देश कहूँ या ना कहूँ, लेकिन आ गई हैं, घर वापसी हो गई है उनकी। कैसे देखती हैं आप इस पूरे प्रकरण को? थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो बताऊँगी कि गई तो थी जीन्स और टॉप में और बड़ा फैशन का पूरा लिबादा ओढ़ करके गई थी और बड़ा चहचहाते हुए और खिलखिलाते हुए गई थी। पर आई बड़ी बुझी हुई है, पूरा बदन हिजाब में लिपटे हुआ था, पूरा चेहरा नकाब में लिपटा हुआ था और बिना कोरोना वायरस के भी चेहरे पर मास्क था। मैंने सोचा था कि उसका सामान बहुत ज़्यादा होगा जब भी वो भारत लौटने की बात बीच-बीच में आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि बड़ा सामान लेकर के आएगी क्योंकि बड़े तोहफ़े-तोहाइफ उसको मिले थे पाकिस्तान में। लेकिन एक थैला ब्लू कलर का एक थैला लेकर के रिटर्न आई है और पूरा पसीने से नहाई हुई, मीडिया को बिल्कुल भी इंटरैक्ट और अटेंशन देना नहीं चाह रही थी, सिर दर्द कर रहा था, कह रही थी कि सिर दर्द कर रहा है, माथा दुख रहा है और बात नहीं करना है। अल्टीमेटली एक नेशनल न्यूज़ के सामने वो आई और एक एक माँ के हिसाब से जब उस एंकर ने पूछा कि आपके बच्चे कैसे हैं, तो उसने बहुत ब्लंट रिप्लाई दिया है, क्यों मेरे बच्चे कैसे होंगे? मेरे बच्चे अच्छे होंगे। मैं तो पहले भी काम करती थी, मैं तो छोड़-छोड़ के जाती ही थी बच्चे को। मेरी माँ के पास तो मैं छोड़ती ही थी, तो अभी कैसे होंगे? अभी भी अच्छे होंगे। तो हमने अपनी आँखों में 6-7 महीने के अंदर मिसेस पंकज, हमने 2 ऐसी महिलाओं को देखा जो हमारी तरह शिक्षित भी नहीं है, हमारी तरह 21वीं सदी की भी नहीं है, हमारी तरह बहुत लिबरल और बहुत मॉडर्न मेंटालिटी भी नहीं रखती हैं और हमारी तरह रिनाउंड भी नहीं है, हमारी तरह स्टाइलिश भी नहीं है, लेकिन लेकिन एक अच्छी माँ नहीं है, ये तो उन्होंने साबित किया है। हम बहुत मॉडर्न और बहुत डिग्रियाँ रखने के बावजूद भी कहीं न कहीं एक बहुत जज़्बाती माँ तो हम लोग हैं, बहुत जज़्बाती माँ है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। हम वो माएँ हैं जो ना ही सीमा गुलाम हैदर की तरह अपने 4 बच्चों को किसी दुविधा में और किसी मुसीबत में डाल सकते हैं और ना ही वो माएँ हैं जो अंजू अलाइस फातिमा की तरह अपने बच्चों को बिल्कुल त्याग कर, छोड़कर, धोखा दे करके अपने बॉयफ्रेंड के पास बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएँ और 6 महीना वहीं रह जाएँ और उसके बाद फिर लौट कर आएँ और पता नहीं किस लिए आएँ। हम उन माँओं में से भी नहीं हैं, जो अपने धर्म परिवर्तन के बारे में सिर्फ़ अपने हिसाब से सोचे और अपना नाम चेंज करने के बारे में सिर्फ़ अपने लिए सोचे। हमें पहले अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ता है, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, उसकी सोशल गैदरिंग के बारे में सोचना पड़ता है, उसकी सोशल लाइफ़ के बारे में सोचना पड़ता है, उसके एक्विनेंटेंस के बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके हम कोई निर्णय लेते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले भी कपड़ा डिसाइड करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनकर जाएँ कि हम बहुत प्रॉपर और एलीट माँ दिखें। इन औरतों की तरह माँ के नाम पर कालिक पोतने वाली माएँ तो हम नहीं हैं, इतनी सारी डिग्रियों के बावजूद भी और इतनी एडुकेट होने के बावजूद, इतनी रिनाउंड होने के बावजूद भी। अब बात आती है कि गई थी चहचहाते हुए, आई हैं बिल्कुल रोते और गाते हुए। भारत के वाया अटारी बॉर्डर से एंटर की हैं कई घंटों तक बीएसएफ और आर्मी ऑफिसर ने पूछताछ की है। अब दावा ठोक रही हैं कि अपने भारत के पति से मिलेंगी और उसके बाद बच्चों से मिलेंगी, अपने माता-पिता से अभी मिलने की कोई ख्वाहिश भी उन्होंने ज़ाहिर नहीं की है अंजू अलाइस फातिमा ने और बच्चों से मिलने के बाद वो जो नसरुल्ला है उनके पाकिस्तान के पति, भारत के पति नहीं। इन औरतों के पास 2 पति हैं। जैसे सीमा गुलाम हैदर के पास एक पाकिस्तान में पति है और एक भारत में पति है, वैसे ही अंजू अलाइस फातिमा के पास एक पाकिस्तान में पति है और एक भारत में पति है। अब कल को ये कभी ईरान या अफ़गान चले जाएँगी तो शायद वहाँ भी पति बना लेंगी, कोई ठीक नहीं है। तो अब वो बच्चों से मिलेंगी और फिर नसरुल्ला को बुलाएँगी। नसरुल्ला को बुलाने के बाद वो अपने अपने बच्चों के साथ भारत में रहने की ख्वाहिश वो जता रही हैं। अब इस चीज़ को लोग सोच रहे होंगे अंजू गई, अंजू आई, नहीं।
सीमा आ गई 4 बच्चों के साथ, करवा चौथ कर रही है। वो तो यहीं बस गई। नहीं, मैं पंथियां खोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए, कुछ साल पहले हम लोग बहुत शौक हुए थे, काफी लोग शौक हुए थे जो सना खान को फॉलो करते थे। जब उसने मुफ्ती अनस से जब उसने निकाह पढ़ा था, और अचानक से बिकिनी पहनने वाली एक लड़की, नाचने कूदने और गाने वाली एक लड़की, जिसके लिए मॉडर्न माहौल बहुत उसका पसंदीदा माहौल था, जो कैमरे के सामने बिकिनी पहनकर आने में जिसको कोई अश्लीलता या कोई बुराइयां नजर नहीं आती थी, एक मुसलमान होने के नाते बिग बॉस में सबसे ज्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली सना खान, अचानक से उनके सर पर मुसलमान का भूत चढ़ गया था और इस्लाम का भूत चढ़ गया था। तो हम सब सोच में पड़ गए थे कि सना खान ऐसी कैसे हो गई है। तो अंजू को देखने के बाद आज मुझे समझ में आया, अनस एक मुफ्ती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अनस की और सना की बात क्यों निकाल रही हूँ, लेकिन मैं पंथियां खोल रही हूँ और भारत के तमाम लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या होने वाला है आने वाले साल 6 महीने में। अनस एक मुफ्ती है, लेकिन जिस हिसाब से आए दिन इंस्टाग्राम पे और अलग अलग सोशल साइट पर सना और मुफ्ती अनस के लग्जेरियस लाइफ को हम देखते हैं, वो कोई मामूली लग्जेरियस लाइफ नहीं है, और उसको सरवाइव करना मेरे और आपकी बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये पैसे आते कहां से हैं, जबकि सना खान ने तो बिल्कुल ही त्याग दिया है कैमरा को और बॉलीवुड को। मुफ्ती अनस कितना कमाता होगा एक मुफ्ती होकर के? 4500 रुपए मुफ्तियों को मिलता है सरकार की तरफ से, इधर उधर से फितरा चंदा ज़कात के हिसाब से मैं 50,000 पकड़ लेती हूँ। पर मेरे पास जब एक सबूत आया कि सना खान और अनस, मुफ्ती अनस की बहुत गहरे संबंध पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद से बहुत ज्यादा है, तब मुझे समझ में आया कि ये लग्जेरियस लाइफ और ये इस्लाम का भूत, ये अबाया बुर्का हिजाब, ये कहां से आया। जब मुझे पता चला और मेरे पास सबूत आए कि मुफ्ती अनस और सना खान को जब बच्चा हुआ है तो सबसे पहले उस बच्चे को किसके गोद में दिया गया है, वो गोद थी मौलाना तारिक मसूद की, जिनका बेटा अभी हालिया में अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो जो 72 हूरों के पास गया अभी हाल ही में। हाँ, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मामला है, यहां से लग्जेरियस लाइफ पूरी हो रही है। अब आती है बात कि 9/11, 26/11, उसके बाद फिर लारेब हाशमी ने किया 25/11, उसके बाद फिर कश्मीर में हो गया 29/11, और 26/11 भी है जो शायद भारत के लोगों के दिमाग में या उनकी नजर में नहीं पड़ा। ये 11वां महीना बड़ा मुबारक महीना है लोगों के लिए, और देखिए इसी 11वें महीने में अंजू भी आई है भारत में फातिमा बन करके, ठीक है। 26/11 को 2023 को 5:58 में आईएसआई के पाकिस्तान के दो आईएसआई स्लीपर सेल यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया था। ये मैं आपको 26 नवंबर 2023 की बात बता रही हूँ, और 6:58 की मैं बात बता रही हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। पहले क्या होता था अंजू जी, अजमल खसब आता था, याकूब मेमन अपना काम 93 बॉम्ब ब्लास्ट करता था, पार्लियामेंट में टेररिज्म अटैक होता था, उसके बाद फिर अफजल गुरु के लिए नारे लगते थे, उसके बाद उसके साथ जो एक निखत परवीन होती थी उसको बेकसूर बताया जाता था, तो चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती थी कि अच्छा पाकिस्तान से टेररिस्ट आया है। अच्छा अफजल गुरु जिसने बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज किए हैं, पहले ये लोग आपस में ग्रोह बनाते थे, ये बॉर्डर क्रॉस कर करके लीगल तरीके से नहीं आते थे, या सिंपैथी क्रिएट कर करके हाईलाइट नहीं होते थे। पहले ये पंचर की दुकान में काम करते थे, चाय वाले की दुकान में काम करते थे, दूध वाले की दुकान में काम करते थे, कहीं पर आइसक्रीम बेचने का काम करते थे, और फिर ये अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते थे और फिर भारत पर अटैक करते थे। अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि पाकिस्तान में फिर से नवाज शरीफ वापस आ गया है, भगौड़ा नवाज शरीफ, और ये वही नवाज शरीफ है जिसने डॉन न्यूज़पेपर को बताया था, खुद ही इंटरव्यू दिया था कि हाँ अजमल कसब को पाकिस्तान ने भेजा था। हाफिज सईद ने खुद अपनी तकरीर में बताया था कि भाई पता करके बताओ कि मेरी स्ट्रैटेजी थी और मैंने ये सब किया, भारत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि पता मेरा नाम इसमें जोड़ सकता है,
ये हाफिज सईद ने खुद कहा था। तो अब क्योंकि नवाज शरीफ और हाफिज सईद को सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और हाफिज सईद भी है, और 9 साल में भारत में बम नहीं फटा, 9 साल में टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं हुई, 9 साल में परिंदा पर नहीं मार पाया, 9 साल में कोई अजमल कसब आ नहीं पाया। भारत के अंदर जो भारत की विरोधिता करने वाले हमासी समर्थक और पाकिस्तानी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, जो राजोकार फौज के जो मुखिया लोग बैठे हुए हैं आंख मीच करके जोड़ा डैश डैश डैश, ये लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, और ये लोग जो चुटपुट भारत के अंदर कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे भारत के नागरिक खड़े हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको दबना पड़ रहा है और इनकी ही गलतियां सामने आ जा रही हैं कि ये गलत कर रहे हैं। तो भारत में काफिरों की मौत नहीं हो रही है बल्क में, जैसे पहले अजमल कसब करता था, जैसे पहले याकूब मेमन करता था, जैसे पहले अफजल गुरु करता था। तो उस टाइप का काफिरों के खून की नदियां नहीं बह रही हैं। जैसे यासीन मलिक बेनजीर भुट्टो का दलाल था, पपेट था, JKLF, लश्कर तैयबा पूरे कश्मीर को खून की नदी बना दिया था, दलदल बना दिया था। तो अब ये धीरे धीरे के स्ट्रैटेजी को बहुत मॉडर्नाइज और बहुत टेक्निकल किया गया है, और एक एक करके हमारी ही आस्तीन के अंदर सांप डाला गया है, और हम सांप को दूध भी पिला रहे हैं, हम सांप को दूध भी पिला रहे हैं। सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती हैं, सारी चीजों देखिए जोड़िएगा, सारी चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती हैं। लारेब लश्कर का गला रेतना, सीमा गुलाम हैदर का आना 4 बच्चों के साथ, उसके बाद एक अजीब सा व्यक्ति, एक अजीब सा सचिन मीना, जो पाकिस्तान, उसके इतने लिंक और इतने अटैचमेंट, 7,000 की नौकरी करने वाला मोदी दुकान में, कि वो उसको पाकिस्तान से भगा करके यहाँ भारत बुला ले आया और उसको आराम से रख करके करवा चौथ भी मना रहा है। अब सारी चीजें इत्तेफाक को जोड़ दीजिए। सीमा गुलाम हैदर का आना, कंटिन्यूअसली 106 ISI स्लीपर का अरेस्ट होना, उसके बाद 26 नवंबर को ISI स्लीपर पाकिस्तान का अरेस्ट होना, और उसके बाद फिर सना खान और मुफ्ती अनस का मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील के साथ इतने अच्छे अटैचमेंट होना, उसके बाद फिर अंजू का जाना, और फिर अंजू का वापस आना, और फिर नसरुल्ला को बुलाने की जिद करना भारत में, उसको स्पॉन्सरशिप देना, और ये सारी चीजें सबकी सब इत्तेफाक नहीं हो सकती हैं। 9 साल की सुकून भारत की, 9 साल के डेवलपमेंट भारत का, 9 साल की खूबसूरती भारत की, 9 साल के इम्प्रूवमेंट भारत के, 9 साल की पीसफुल एनवायरनमेंट भारत का, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होगा, कभी नहीं हजम होगा। ये एक एक करके सब जमा हो रहे हैं, और आने वाले साल 6 महीने में इसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, और उन तमाम लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जवाब नहीं देंगे। मुझे पता है सरकार को ही आड़े हाथों लेकर सारा भारत का नागरिक खड़ा हो जाएगा। वो जवाब नहीं देंगे जो सीमा भाभी कह रहे हैं, वो जवाब नहीं देंगे जो अंजू के लिए अभी ये कह रहे नहीं माँ है मिलने देना चाहिए, वो जवाब नहीं देंगे जो सना खान और मुफ्ती अनस के साथ सेल्फियां लेते हैं, वो जवाब नहीं देंगे जो मनोवर जैसे लोगों को बिग बॉस में डाल करके VIP कोटा बनाना चाह रहे हैं और उसको रिनाउंड करना चाह रहे हैं। और ये वही मनोवर है जो गुजरात हमले से भाग करके महाराष्ट्र आया था, अपनी बीवी को धोखा दे करके, अभी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसकी अश्लीलता चल रही है। भगवान राम का मजाक उड़ाया, भगवान सीता माँ का मजाक उड़ाया, पूरे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, और सलमान खान उसको एक बहुत बड़ा चेहरा बनाने के चक्कर में अपनी सारी कोशिश को वो लगा रहे हैं। और हम जैसे लोग जो हम जैसे भारत के नागरिक है, वो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग जमा हो रहे हैं, जो आने वाले 6 महीना साल भर में कोई बहुत बड़ा कांड करेंगे। क्या लगता है आपको, क्यों अंजू गई थी? क्या लगता है आपको, क्यों चली आई, और क्यों बुलाने की जिद कर रही है? हाँ, अब वो तो नसरुल्ला भी कह रहा है खुद की, अगर मुझे पूरा अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो वहां गई है, मैं वहां पर लीगल तरीके से जाऊंगा, अपने उसके बच्चों को लेकर आऊंगा, उनको अपना नाम दूंगा। ये क्या ड्रामा चल रहा है? मतलब कई बार तो मुझे लगता है ये कोई सीरियल है क्या? चलिए, अब मैंने सना की बात कही है, सना खान की, तो शायद कोई व्यूअर्स कहेंगे कि नहीं, शायद नाजिया हवाबाजी कर रही है। गौर से देखिएगा अंजू जी इस वीडियो को। ये जो व्हाइट कपड़ों में बैठा है, ये वो मुफ्ती है पाकिस्तान वाला। हाँ, इस्लामिक प्रीचर। हाँ,
और ऐसे ही एक इस्लामिक प्रीचर ने लारेब का भी दिमाग खराब कर हाँ रखा है कोई जी, हाँ जी। मतलब इनको हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रीचर नहीं मिला जिसकी गोद में ये अपना बच्चा दे सके, ढूंढने ये पाकिस्तान ही गए। जी। और ये मुलाकात दुबई में हो रही है जहां सब लोग आपस ये में। देखिए तारिक जमील के साथ सना की बातचीत। तो ये आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये बड़ा प्री प्लान तरीके से हो रहा है, अंजू का जाना फिर आना, अब नसरुल्ला का कहना कि मैं भी जाऊंगा। और फिर मैं ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि जब हम अक्सर इनकी बात करते थे तब ये भी आता था आईएसआई कनेक्शन, कि बिना आईएसआई की इजाजत के तो वीजा भी ना मिलता अंजू को, वीजा भी किसी प्लान के तहत दिया गया। और वो वहां पर किस तरह से रह रही थी, कैसे तोहफों की बरसात हो रही थी, वो कौन कर रहा था? वो भी तो आईएसआई करवा रही थी। इवन प्रोटेक्शन आज के बारे में मैं बात बताऊंगी कि जब नसरुल्ला को एक नेशनल न्यूज ने लिया है अपने सवाल जवाब पूछने के लिए, तो बगल में कोई व्यक्ति उसको जवाब बता रहा है बार बार, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। और वो साफ समझ में आ रहा है, उस व्यक्ति की आवाज भी आ रही है उस न्यूज चैनल पर, उसको उसी हिसाब से बताया जा रहा है। अब आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, जब अंजू पहुंची थी पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े लोग उसको आकर के तोहफे तोहाइफ दे रहे थे। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा फिर आगे आ जाइए, कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के टेररिस्ट को गोली दागी जा रही है और अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं और 72 वर्जिन हूरों के पास जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड कीजिए, याद कीजिए कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जब बना था और बार बार ये बात उठ रही थी कि भगोड़ा हो गया है, नवाज शरीफ आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और अचानक से नवाज शरीफ ढोल बाजा ताशा के साथ रिटर्न आ गया। ये वही नवाज शरीफ है जिसने डॉन न्यूज़पेपर में ये अग्री किया था कि खसब को भेजा गया था पाकिस्तान से, डॉन न्यूज़पेपर में, जिसका जिक्र बार बार इमरान खान ने किया था, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने, जिसका जिक्र बार बार नवाज शरीफ की पार्टी के कई एमएलए ने भी पुष्टिकरण किया था अपनी तकरीर में कि हाँ अजमल कसब को भेजा गया था। आप क्या हम में से सारे भारत के नागरिक इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि पाकिस्तान को क्या ये हजम हो रहा है कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, भारत इतने सुकून में है? देखिए वो पहले का जमाना था कि यहाँ के मुसलमान खुश होते थे, अरे अजमल कसब आया, काफिरों को मार दिया, अरे याकूब मेमन ने 93 बम ब्लास्ट कर दिया, काफिर मर गए, अरे वाह अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये वो जमाना था कांग्रेस का जब मुसलमान भारत के बहुत खुश होते थे, अरे काफिरों के खून की नदियां बह रही हैं, काफिर मर रहे हैं, काफिर का पॉपुलेशन कम हो रहा है, पाकिस्तान से लोग आ करके मार रहे हैं, अरे यासीन मलिक को देखो कितना मुबारक काम कर रहा है, अल्लाह की राह में काम कर रहा है, बहु बेटियों का बलात्कार कर रहा है, सारी कश्मीरी पंडित की बेटियों को बाप को सामने बैठा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। पीओके से बेनजीर भुट्टो ऐलान करती थी कि मस्जिद में ऐलान करो कि सारे कश्मीरी पंडित निकल जाओ, नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। और जगमोहन के मृत्यु के बारे में बेनजीर भुट्टो जिस तरह से यासीन मलिक को बोलती थी वो वैसा करता था और सर धड़ से जुदा किया जाता था। तो वैसा कोई सिनेरियो भारत के मुसलमानों को मिल नहीं रहा है। भारत के मुसलमान खुश नहीं है 9 साल से। भारत के मुसलमानों के मुंह से 9 साल से एक ही बात निकल रही है कि यह सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार गलत है, ये सरकार खराब है। हालांकि हमारी जीडीपी 7.2% पे है, हमारी इकोनॉमी जो है वो 5वें पोजीशन पर है, 8 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर जाने वाली है, हमारा डिफेंस 4थे पोजीशन पर है। जितनी योजनाएं आई हैं इतनी योजनाएं कभी नहीं आई थी, कभी भी नहीं आई थी। आज फ्री में दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में स्वास्थ्य का काम हो रहा है, सड़कें नहरें जितने भी हाईवेज हैं उस पर जो काम हुआ है 9 साल में वो तारीफ के काबिल है। पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया भारत के गुणगान गा रहा है, पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को पलकों पे बैठा रही है, लेकिन भारत के मुसलमान खुश नहीं। भारत के मुसलमान को ऐसा वो डरे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। अब आप सोचो कि जब अजमल कसब आता था तब वो कभी नहीं कहते थे न्यूज पर आकर के कि हम डरे हुए हैं। जब याकूब मेमन 93 बॉम्ब ब्लास्ट करता था तब भारत के मुसलमान नहीं कहते थे कि वो डरे हुए हैं। जब अफजल गुरु इतने बड़े बड़े टेररिज्म एक्टिविटीज करता था तब वो नहीं कहते थे कि हम डरे हुए हैं।
जब पार्लियामेंट में टेररिज्म अटैक होता था तब भी वो नहीं कहते थे कि हम डरे हुए हैं, कभी नहीं कहते थे। लेकिन जब से भारत सुकून में आया है, कोई परिंदा पर नहीं मार पा रहा है, कोई टेररिस्ट आ नहीं पा रहा है, कोई बम नहीं फोड़ पा रहा है, कोई लाखों करोड़ों की जान नहीं ले पा रहा है, कोई किसी ताज होटल या आईटीसी होटल से लाशें नहीं निकल रही हैं, बच्चों के चीथड़े उड़े हुए नहीं निकल रहे हैं, बच्चों के टांग है और हाथ नहीं है, ऐसी कोई बॉडीज नहीं निकल रही है, तब से भारत के मुसलमान डरे हुए हैं। भारत के मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि उनके दोस्त नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो डरे। लेकिन नाज़िर जी, आपको क्या लग रहा है, सीमा जब यहाँ पर आई थी तब भी हम लोगों ने बहुत बात की थी, सीमा हैदर आ गई, अब उसका पति भी पाकिस्तान पहुंच गया है, वहां की सरकार से गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चों को वापस लाया जाए, लेकिन सीमा तो यहीं रच बस गई है। आप देखिए वो तो किस तरह से त्योहार मना रही है, वो तो उसका तो नया मकान बन गया है, वो मेहरबान हुए जा रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में केस डाल दिया इसलिए उसको यहाँ रखा हुआ है, तो वो क्या ड्रामा है। और उसके बाद से आप देखिए कितने ज्यादा यूपी एटीएस ने स्लीपर सेल या ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। अब तक मेरे इंफॉर्मेशन में तो 108 स्लीपर सेल अरेस्ट हुए हैं सीमा गुलाम हैदर के आने के बाद, 108 स्लीपर सेल। और कई बार न्यूज पे मैंने विद प्रूफ मैंने दिखाया भी कि आज यहाँ से 2 हुआ, कल महाराष्ट्र से 2 हुआ, परसों दिल्ली से 4 हुआ है, तो इस तरीके से मैंने प्रूफ के साथ दिखाया भी है। अब आपने अभी कहा कि सीमा गुलाम हैदर का जो हैदर पति है वो शौहर, शौहर, यहाँ पति है सचिन, वहां शौहर है, काविंद है, तो वहां जो काविंद साहब हैं वो अपने काम धाम को, अपने कारोबार को छोड़ करके वो पाकिस्तान रिटर्न आए हैं और पाकिस्तान की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बीवी, मेरी अहलिया और मेरे बच्चों को रिटर्न किया जाए। अब सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया जाएगा और सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जाएंगे कि वो गुलाम हैदर को भी भारत भेजा जाएगा। बच्चा आएगा तो जब उसको वीजा मिलेगा, वीजा तो हम ही लोग देंगे ना। बच्चा नहीं, क्यों, सीमा वीजा के साथ आई थी क्या? हाँ, ये भी सच है। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, आपने जैसे कोइंसिडेंस की बात की ना, तो आप देखिए ये भी कोइंसिडेंस है कि अब अंजू वापस यहाँ आई और हैदर अपने देश पहुंच गया और दोनों फिर रायता फैलाने लगे। एक घर में जब चोर घुसता है ना तो कोई नकली चाबी से गेट खोल करके घुसता है, कोई खिड़की से आता है, कोई किचन की खिड़की से आता है, सब एक तरफ से नहीं आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सिनेरियो सेट करके आते हैं। ये जो दो जो 26 नवंबर को अरेस्ट हुआ है, तो क्या ये वीजा लेकर के आया है? या इंडिपेंडेंस डे से जो 5 दिन पहले 4 आतंकवादी आईएसआई के स्लीपर सेल अरेस्ट हुए थे, वो क्या वीजा लेकर के आया था? या महाराष्ट्र से जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ वो क्या वीजा लेकर के आया था? तो सीमा गुलाम हैदर तो जीती जागती सबूत है कि वो आया जा सकता है, बहुत आराम से आया जा सकता है। और क्या ही पता है कि सचिन मीना नहीं मदद करता होगा और लोगों को बुलाने के लिए। जब वो एक को बुला सकता है, बस से लेकर, गाड़ी से लेकर, ड्राइवर से लेकर के फेक आधार कार्ड तक वो बनवा सकता है सचिन मीना, तो बाकी सारे काम भी कर सकता है। अगर इतना भी ये सब कुछ खुलासे होने के बाद भी क्यों भारतीय एजेंसियां खामोश हैं? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना सचिन मीणा से सवाल पूछे गए कि उसने कहां से वो फर्जी दस्तावेज बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, ये सब कैसे किया उसने? इस पे कहीं कोई खबर सुनने को नहीं मिलती कि जांच एजेंसियां उस पर शिकंजा कस रही हो। ऐसा है ना कि ये इस चीज के लिए पाकिस्तान भी बड़ा उत्तेजित है जानने के लिए कि हम वहां पर टीम बनाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, और भारत की जांच एजेंसियां जो हैं वो खामोश बैठी हुई हैं और बिल्कुल अपने इलेक्शन में, अपनी सारी चीजों में व्यस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब घर में एक मैला कपड़ा होता है ना, तो हम उसके लिए वॉशिंग मशीन नहीं चलाते हैं। बहुत सारे कपड़े हम जमा कर लेते हैं और उसके बाद वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो एक साथ सबकी धुलाई हो जाती है, वक्त की भी बचत होती है और डिटर्जेंट की भी बचत होती है। तो ये मुझे और आप दोनों को नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है,
ये मनमोहन जी की सरकार नहीं है, ये इटली की केतली फिरंगी औरत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब पर 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, वो भी मेरे और आपके टैक्स वाले पैसों को खर्च किया जाएगा। ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार में अजित डोवल जैसे योद्धा बैठे हैं। इस सरकार में डॉक्टर एस जयशंकर जैसे जेम्स बॉन्ड बैठे हैं। इस सरकार में चाणक्य जैसे अमित शाह जी बैठे हैं। इस सरकार में अवतार जैसे, राम भगवान के अवतार जैसे मोदी जी बैठे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो हमारे सेना के लिए राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि सरकार क्यों खामोश है, सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। अब पहले मुझे भी गुस्सा आ रहा था और कई बार मैंने गुस्सा आपके साथ दिखाया भी है कि क्या वजह है कि सीमा गुलाम हैदर को नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल होने देते हैं, क्योंकि अब तो खेल समझ में आ चुका है ना। अब तो ये जो पूरी टीम बन रही है, ये पूरी टीम सज रही है। अब गुलाम हैदर आएगा, नसरुल्ला आएगा, और इन लोगों के जो लल्लू पंजू हैं वो लोग आ भी चुके होंगे, बैठे भी हो चुके होंगे, कहीं पंचर लगा रहे होंगे, कहीं चाय बिक्री कर रहे होंगे, कहीं आइसक्रीम बिक्री कर रहे होंगे। तो इन सबको इकट्ठा होने देते हैं, इकट्ठा होने देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत नॉर्मल माहौल बनाया है, बहुत नॉर्मल। चाहे वो सना खान हो, चाहे वो मुफ्ती अनस हो, चाहे वो अंजू अलाइस फातिमा हो, चाहे वो सीमा गुलाम हैदर हो, चाहे वो सचिन मीना हो, चाहे वो ऐसे ऐसे जो स्लीपर सेल के लोग कुछ अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ चूक भी रहे होंगे, तो ऐसे लोगों की टीम अभी इकट्ठा होने देते हैं और एक साथ वॉशिंग मशीन में डालेंगे और भारत के मैल को सफाया करेंगे। चलिए, आपकी बातों को सुनकर समझ में आ रहा है कि इस वक्त क्यों वापसी हुई है अंजू की, और क्यों अब नसरुल्ला ये कह रहा है कि मैं इलीगल तरीके से भारत जाऊंगा बच्चों को लेने के लिए। क्योंकि सवाल तो बड़ा यही है ना कि वापस क्यों आई है वो। जब निकाह कर लिया था तो वहीं रहती, पाकिस्तान की नागरिकता उसको मिल ही जाती, लेकिन आने का कोई ना कोई मकसद होगा। और बीएसएफ ने और सेना के आला अधिकारियों ने उससे पूछताछ भी की है। बहुत जल्द ये खुलासा भी होगा उस पूछताछ में क्या क्या सामने आया है, मकसद क्या है। लेकिन तार से तार तो जुड़ रहे हैं, और जो गिरफ्तारियां यूपी एटीएस ने की हैं उनसे भी बहुत कुछ खुल रहा है। तो थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि सच में इन लोगों के इरादे क्या थे, और सीमा हैदर इतने महीने से भारत में बैठकर आखिर कर क्या रही है, उसके आने का मकसद क्या है, क्योंकि उसका मियाँ भी कह रहा है कि अब वो यहाँ आएगा। तो चलिए देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेकिन विस्तार से जो कड़ियां आपने जोड़ी है, जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है इनके पूरे खेल की, और सना खान की और उसके पति की, वो क्या गुल खिला रहे हैं पाकिस्तान के उस मौलवी के साथ, इस सारी जानकारी जो आपने मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे भारत मातरम। माता, वंदे मातरम।